यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना स्टडी हब को। वेलकम बैक अगेन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास कभी कभी डायरेक्ट ये जो आपके पास यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस वाले वीडियो में, तो वो क्या रहता है कि यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ और वैल्यू बताओ एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है जी। तो कभी कभी देखो कॉलम्स आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एक नंबर का 2 मार्क्स का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट बताओ जी। यहाँ पे आपको पता है एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखो कॉलम्स लॉ पढ़ा हुआ होता है, तो बस कॉलम्स लॉ की कहानी लिखनी शुरू हो जाएंगे। क्या है कॉलम्स लॉ? कॉलम्स लॉ आपको कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में जितना पूछा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही करोगे, फालतू की कोई चीज नहीं लिखोगे। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि यूनिट डायमेंशन और वैल्यू निकालो एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन नॉट का आपको पता है होता क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चलो जरा सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट की बात करते हैं जी। अब सर हमें कहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से आएगा? तो लेकिन आपने डायरेक्ट लिखना है कि कॉलम्स लॉ ने हमें बताया था फोर्स जो रहती है किसी भी दो चार्जेस के बीच में, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही पढ़ा था कॉलम्स लॉ में। यानी कि अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है। अब जरा हमने निकालना क्या है, यहाँ की तरफ देखना जरा, यूनिट्स निकालने हैं जी। ठीक है। तो यूनिट के लिए सबसे पहले यहाँ देखना जरा क्या है। आहा, यहाँ पे सर ये एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को जी। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट चाहिए हमें, उसके बाद हमें चार्ज का यूनिट चाहिए, एक और चार्ज का यूनिट चाहिए। आर क्या रहता है सर हमारे पास? आर रहता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो अगर मैं पूछूं यूनिट ऑफ फोर्स, तो हाँ सर हमें पता है। देखो जी, 1/, फोर्स का यूनिट सर हमें पता है न्यूटन है। चार्ज का यूनिट क्या है सर हमें पता है, कूलम है। चार्ज का यूनिट हमें पता है सर, कूलम है। डिस्टेंस का यूनिट सर हमें पता है, एसआई यूनिट की बात चल रही है, यहाँ पे ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर। एंड आपके पास मीटर क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या यूनिट निकल के आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट निकल जाएगा जी। बताओ, यूनिट क्लियर हुआ? लिखना कहाँ से, हमें पता है जो फोर्स रहती है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, ठीक है जी, वो होती है इसके बराबर। यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाएंगे और फोर्स को यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास रिलेशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब क्या है सर, हमें पता है यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन रहता है, चार्ज का सर कोलम, दूसरे चार्ज का भी कोलम रहता है, और डिस्टेंस का मीटर, यहाँ से मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से कोलम इंटू कोलम, कोलम स्क्वायर, ये न्यूटन, न्यूटन इनवर्स बन जाएगा, और ये मीटर, मीटर इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यूनिट क्लियर हुआ, दिस इज यूनिट ऑफ क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। अगर यूनिट क्लियर है तो उसके बाद चलते हैं अब डायमेंशनल फार्मूला की तरफ। देखो ये डायमेंशनल फार्मूला वापस से आ जाता है आपके पास क्लास 11th की ही कहानी। तो डायमेंशन की बात करें अगर, ठीक है, तो वापिस से वही डायमेंशन लिखने हैं हमने जी। देखो हमने अभी बोला कि जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है वो आपके पास किसके बराबर निकला था जी, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही निकल के आया था। दिस सिंप्लाइज, हम लिख सकते हैं, देखो जी। अब मैं अगर आपको पूछूं फोर्स का यूनिट बताओ मुझे, ठीक है जी, सॉरी फोर्स का डायमेंशन, यूनिट हमने कर लिया, अब हम डायमेंशन फॉर्मूला कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए जी हमें, उसके बाद हमें चार्ज का चाहिए, एक और चार्ज का चाहिए, और हमें डिस्टेंस का चाहिए। ठीक है जी। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, तो अगर मैं बोलूं आपको इज इक्वल टू 1/, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद है अगर, तो लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं हम ML T-2। ठीक है जी। अगर तब भी याद नहीं है तो याद करो सर, हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वापस से मैं बोल रहा हूँ, क्लास 11th की कहानी है जी। ठीक है। फोर्स का यूनिट सर हमें पता है
देखो जी, मास का m, एक्सेलरेशन का सर हमें पता है एल टी माइनस टू, तो यहाँ से फोर्स का निकल जाता है एम एल टी माइनस टू। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं होता है तो चलते हैं यहाँ एक्सेलरेशन की तरफ। तो हमें पता है सर एक्सेलरेशन जो रहता है वो रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर हमें याद है एल टी माइनस वन रहता है। ठीक है, ये टाइम का टी रह जाएगा और हमारे पास ये कंबाइन होकर कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू। अगर यहां से भी क्लियर नहीं है तो लिख लो वेलोसिटी का सर हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यानी कि आपके पास लेंथ में मेजर किया जाएगा, टाइम आपके पास टी में, तो वेलोसिटी का निकल जाएगा एल टी माइनस वन। बताओ हाँ या ना? यहाँ से बातें क्लियर हुई। यानी कि नहीं समझ आ रहा है तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फोर्स का ये डायमेंशनल फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वहां से आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दोगे। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला दैट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, यही है जी। अच्छा सर, अब हमें चार्ज का भी याद नहीं है। ठीक है, चार्ज का हमें डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है सर, तो सर हम जरा बात याद करें। हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहां से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं बताओ करंट का डायमेंशन ए, टाइम का टी, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा जी ए टी। ये एक चार्ज की बात होगी, दूसरा चार्ज भी तो है यहाँ पे, उसके लिए भी वापस से क्या आ जाएगा ए टी। और डिस्टेंस का तो हमें पता है एल, और उसका क्या है जी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करनी, बस सिंपल मैथ अप्लाई करना है। देखो जी, एम ऊपर चला जाएगा, ये वाला एम, ठीक है जी, ये वाला एम ऊपर चला गया। अब एल की बात करते हैं। देखो जी, एक एल आपके पास यहाँ है, दो यहाँ है, हो जाएगा एल थ्री, लेकिन ऊपर जाके एल रेज टू पावर माइनस थ्री। इतनी सी तो बात आपको क्लियर होगी आई होप। यहाँ पे देखना जरा, अब t की बात करते हैं। ये t रेज टू पावर माइनस टू है यहाँ, और टी स्क्वायर पहले से आपके पास ऊपर है, एक t ये है और एक t ये हो, ये तो हो जाएगा t स्क्वायर। लेकिन t रेज टू पावर माइनस टू यहाँ है, तो ऊपर जाके हो जाएगा t रेज टू पावर फोर। बताओ हाँ या ना? ठीक है जी, अब a की बारी है, तो a वैसे का वैसा है और दो बार है, तो ये रह जाता आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ m माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। क्लियर है बात? चलें आगे। अब सर लास्ट में हमारे पास रह जाता है कि हमें अब वैल्यू चाहिए जी। तो वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास, वैल्यू की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमें पता है सर वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें पता है k जो रहता है सर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है, जहां पे आपको पता है k क्या चीज है जी। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, याद हो अगर आपको तो। और इसकी वैल्यू हमें पता है सर होती है 9 इंटू टेन रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। वैक्यूम की बात चल रही है, ठीक है जी। यहां से अगर अब मैं वैल्यू निकालना चाहूँ एप्सिलॉन नॉट की, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई के। बताओ हाँ या ना? इज इक्वल टू वन अपॉन, देखो फोर तो फोर रहेगा, पाई की वैल्यू सर हमें पता है 3.14, के की वैल्यू सर हमने अभी बोली 9 इंटू टेन रेज टू पावर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू 8.85 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 12। और यूनिट हमने अभी डिस्कस किया था सर कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये निकल जाती है आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं, यूनिट निकाल दिया, डायमेंशन निकाल दिया और वैल्यू निकाल दी। मैं वापस से बता दूं आपको छोटी सी बात क्या है। एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का ये चीज पूछी है ना कि बताओ यूनिट डायमेंशन और वैल्यू निकालो एप्सिलॉन नॉट की, तो वहां पे कॉलम्स लॉ को डिराइव करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि कॉलम्स लॉ को डिराइव करेंगे तो बस सिर्फ लास्ट में निकल जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला यूनिट डायमेंशन, एग्जामिनर ने आपको यूनिट डायमेंशन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछा है, कॉलम्स लॉ नहीं पूछा है। तो इसलिए फालतू की चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। ठीक है जी, क्लियर है बात?